हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जनरल एनाटॉमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्किन एंड फेशिया। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे ऊपर हमारे बॉडी के अंदर स्किन दिखती है। स्किन के नीचे हमें दिखता है सुपरफिशियल फेशिया और उसके नीचे दिखता है डीप फेशिया। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते जाते हैं सुपरफिशियल से डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले हमें स्किन दिखती है, सुपरफिशियल फेशिया दिखता है, फिर डीप फेशिया दिखता है। उसके नीचे फिर हम मसल्स, बोन्स, इवन ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ इसके नीचे दिखते हैं हमें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले स्किन, फिर ये दोनों फेशिया का टाइप्स है, तो ये हम फेशियाज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्किन भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं स्किन के, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, फिर डर्मिस, फिर सुपरफिशियल फेशियम, फिर डीप फेशिया। चलो, स्किन क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट्स ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अब अपनी जो स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड्स है, हेयर्स है और जो नील्स है वो डिराइव्ड होते हैं अपने एपिडर्मिस से। जो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उससे डिराइव होते हैं अपने हेयर्स, नील्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो एपिडर्मिस से डिराइव होती है। स्किन में से ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब हम चलते हैं फेशिया पे। तो स्किन के नीचे क्या था? फेशिया था। अब जो फेशिया होता है वो दो टाइप का है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। तो इन जनरल फेशिया क्या होता है? फेशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फैट। और फेशिया का काम क्या है? बहुत सारे काम है फेशिया के, उनमें से देखो क्या क्या है। तो सेपरेट करता है, सपोर्ट करता है और इंटरकनेक्ट करता है ऑर्गन्स को और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, एंड इनेबल करता है मूवमेंट ऑफ वन स्ट्रक्चर रिलेटिव टू अनदर। ठीक है, तो फेशियाज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को सेपरेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट करते हैं, इवन बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं, दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज को। बहुत सारे काम है फेशियाज के, तो हम एक करके देखते हैं। तो फेशिया जो है, इट ऑल्सो अलॉज वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो क्या होता है, मैंने बोला ना कि जो एक एरिया दूसरे एरिया से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ फेशिया। तो अब अगर कोई वेसल को यहाँ से अगली दूसरे एरिया में जाना होगा तो वो ऑफकोर्स वो क्रॉस करेगी फेशिया को। तो फेशिया क्या करता है, एक तरह का अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ठीक है, तो फेशिया जो है वो दो टाइप का है, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया जो होता है, देखो अपनी जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है। तो सुपरफिशियल फेशिया क्या करता है ना, अपनी स्किन को डीप फेशिया से कनेक्ट करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ये बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो सुपरफिशियल फेशिया है वो अलाउ करता है मोबिलिटी ऑफ स्किन और द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बिकॉज बीच में एक फैट की लेयर है इसलिए। अब मैंने कहा था कि सुपरफिशियल फेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, बट अपनी बॉडी के अंदर कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया के अंदर फैट नहीं होता है। ठीक है, देखो, तो सुपरफिशियल फेशिया जो होता है, इट इज़ अ सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ लूज एरियर टिश्यू जो कि कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जस्ट स्किन के नीचे एक फैट की लेयर को सुपरफिशियल फेशिया बोलते हैं। ठीक है, इट इनवेट्स स्किन एंड allows mobility of skin on underlying structures. ठीक है, नाउ इट हैज लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट। एक्सेप्शंस क्या क्या है इसकी? आईलिड्स के अंदर फैट नहीं होता है, पिन्ना के अंदर फैट नहीं होता है, हमारे कान के अंदर फैट नहीं होता है, चाहे कितना इंसान मोटा हो जाए कान उसका वैसे ही रहता है। आईलिड्स कभी भी मोटी नहीं होती। ठीक है, पेनिस, स्क्रॉटम एंड फ्लेक्सर क्रीसेस ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स की जो फ्लेक्सर क्रीसेस होती है ना, ये कभी भी यहाँ पे फैट डिपॉजिट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो सुपरफिशियल फेशिया है फीमेल्स के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा फैट स्टोर करता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। तो जो चीक्स वगैरह होते हैं बेबीज़ के, उनके अंदर जो फैट होता है वो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। और फीमेल्स के अंदर भी कुछ कुछ जगहों पे फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस फैट का मेन जो रीज़न है वो है उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना। अब कहाँ कहाँ पे फीमेल्स के अंदर फैट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? बटक्स के अंदर एंड ब्रेस्ट्स के अंदर फीमेल्स के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेल्स। अब सुपरफिशियल फेशिया हैज़ मोर फैट इन फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। और फीमेल्स और चिल्ड्रंस को इसी वजह से कोल्ड कम लगती है, क्योंकि फैट इज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। तो वो हीट को ट्रांसपोर्ट होने से बाहर, मतलब बॉडी की हीट को बाहर रेडिएट होने से रोकता है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है? देखो, इट एक्ट्स एज अ कुशन टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एक्सटर्नल कंटूर्स ऑफ द फीमेल्स। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर
एक्सटर्नल ब्यूटी का सोर्स है एक तरह से। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं हम। तो जो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये वाली लेयर जो है, ये वाली, ये है एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर ही हेयर फॉलिकल्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, नील्स, वो बताया था मैंने, वो सब इसी में होते हैं। फिर है एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, ये है डर्मिस की लेयर यहाँ से यहाँ तक, और जहाँ से ये फैट शुरू हो रहा है वो है सुपरफिशियल फेशिया। अब एपिडर्मिस और डर्मिस मिलके स्किन बना देती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लेबल्स कर रखे हैं, वो हम फिजियोलॉजी में ज़्यादा पढ़ते हैं, बट मेरे को यहाँ पे दिखाई दिए तो मैंने उनको मार्क कर दिया। जैसे कि मीजनल कार्पस्कल हो गया, ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स हो गई, फिर अपने पेसिनियन कार्पस्कल हो गया, सेंसरी नर्व्स हो गया। अब स्किन की होती है ना, हम टच करते हैं, प्रेशर, टच, टेम्परेचर, पेन, ये सब जो फील होता है वो होता है सेंसरी नर्व्स के द्वारा। तो अपनी स्किन के अंदर बहुत सारी सेंसरी नर्व्स भी होती है, तो ये डिफरेंट सेंसेशंस को फील कराने में हेल्प करती है। तो उसके लिए ये नर्व, फ्री नर्व एंडिंग्स वगैरह, पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये मीजनल कार्पस्कल, ये पेसिनियन कार्पस्कल वगैरह फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे सीएनएस के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, अब ये जो फ्री नर्व एंडिंग्स है, पेसिनियन कार्पस्कल वगैरह है, ये देखो, तो ये वाली नर्व जो है इसको सेंसरी नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये सेंसेशंस पे हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक हेयर फॉलिकल के अंदर यहाँ पे एक मसल दिख रही होगी, इस मसल को हम बोलते हैं असेटर पिलाई मसल, ठीक है। अब ये मसल जो है गूज बम्स वगैरह के रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इस मसल की नर्व सप्लाई अगर देखोगे तो ये कौन सी नर्व सप्लाई है, इसकी सोमेटिक नर्व सप्लाई है। अब स्किन और एपिडर्मिस को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स है, ठीक है, जो कि फैट से होते हुए जा रही है। सुपरफिशियल फेशिया इनको एक तरह से पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डायग्राम हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अब आगे है डीप फेशिया। अब देखो, सुपरफिशियल फेशिया जो है मेनली फैट की लेयर है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एक कुशन वगैरह प्रोवाइड करती है। और जो डीप फेशिया है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर है, इनइलास्टिक लेयर है, ठीक है। उसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। कैडेवर पे भी जब हम काटते हैं तो फैट, जब हम स्किन काटते हैं ना, जब अभी कैडेवर डाइसेक्शन शुरू हो गई होगी कॉलेज में, तो उसके अंदर अगर हम इंसिजन्स देते हैं तो सबसे पहले स्किन कटती है, फिर हमको फैट की लेयर चाहिए थी। वो फैट की लेयर क्या है, सुपरफिशियल फेशिया है। और उसके नीचे हमको एक हार्ड, इनइलास्टिक, टफ मेम्ब्रेन दिखती है, वो होती है डीप फेशिया, और उसको काटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो डीप फेशिया इज टफ इनइलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। इट कीप्स सॉफ्ट टिश्यूज इन प्लेस एंड मेंटेन शेप ऑफ द बॉडी। अब जो डीप फेशिया होता है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर डीप फेशिया होता है, और उस बॉडी पार्ट के जो सॉफ्ट पार्ट्स वगैरह है उस बॉडी के अंदर, उनको उनकी जगह पे होल्ड करके रखता है, ठीक है। दे ऑफन लिमिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट डिजीज। अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे डी फेशिया है। अब जो डी फेशिया होता है वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करता है। अगर मान लो एक पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो बस, या फिर इन्फेक्शन जो है वो ट्रेवल करेगा उस पूरे पार्ट के अंदर, बट वो जब दूसरे पार्ट के अंदर जाने की ट्राई करेगा तो उसको सेपरेट कर देगा डी फेशिया। तो डी फेशिया क्या करता है, उस मैलिग्नेंसी या फिर उस इन्फेक्शन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल नहीं होने देता, बीच में एज अ बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब जो जनरल एनाटॉमी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ डी फेशिया। अब मॉडिफिकेशंस ऑफ डी फेशिया जो है वो हम थ्रू आउट द ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे जब, तो थ्रू आउट द ग्रॉस एनाटॉमी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, इन सब में धीरे 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 करके हम सारे के सारे जो मॉडिफिकेशंस है डी फेशिया के वो देख लेंगे। बट क्योंकि जनरल एनाटॉमी के पीसीटी वगैरह जो हो रहा है वो तुम्हारे इंटरनल एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके अंदर मैं जो डायग्राम वगैरह दे रहा हूँ उनके ऊपर इतना लोड मत लेना, कि बस मैं एज समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, थोरैक्स वगैरह, कि अपने आप ही जो भी डायग्राम्स वगैरह है वो पर्टिकुलर वहाँ पे इंडिविजुअल टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, तो अपने आप वहाँ पे कवर हो जाएंगे। बट इनिशियली अभी जो मैं बता रहा हूँ वो तुम समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया के अंदर सबसे पहले है फाइब्रस शीथ। देखो, फाइब्रस शीथ क्या होती है। अब फाइब्रस शीथ क्या होता है ना, अपनी बॉडी के अंदर मान लो कुछ आर्टरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, उनका जो गुच्छा होता है उस गुच्छे को प्रोटेक्ट करने के लिए डीप फेशिया उसको कवर कर लेता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं फाइब्रस शीथ, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कैरोटिड शीथ, एक्सिलरी शीथ। एक्सिलरी आर्टरी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सिलरी शीथ होती है, एक कैरोटिड शीथ होती है अपने नेक के अंदर, जो कि इंटरनल जुगुलर वेगस नर्व वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवर करती है। तो ये डी फेशिया की मॉडिफिकेशन है। ये देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अपनी इंटरनल जुगुलर वेन है, ये अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये है बीच में वेगस नर्व। अब इन तीनों के अराउंड ये जो पिंक पिंक कलर की जो लेयर दिख रही है, ये है
डी फेशिया की लेयर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कैरोटिड शीथ। तो कैरोटिड शीथ क्या कर रही है, इन वेसल्स और नर्व्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब अभी फिलहाल इनको इतना लोड मत लो कि कैरोटिड शीथ के कंटेंट वगैरह क्या है, ये सब अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हेड एंड नेक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ पे हम कवर कर लेंगे इसको, बट फिलहाल बस इतना याद रखो कि फाइब्रस शीथ क्या होती है। तो फाइब्रस शीथ क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स वगैरह को, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को कवर करता है डी फेशिया, ताकि उनको प्रोटेक्ट करे वो, ठीक है, इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट, जो होगी फाइब्रस शीथ। अगला है फाइब्रस कैप्सूल। अब फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है, देखो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, और उन, अब ग्लैंड्स जो होते हैं उन ग्लैंड्स को कवर करने के लिए कैप्सूल होता है। तो अब कैप्सूल जो होता है वो दो टाइप का होता है, देखो। तो कैप्सूल जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, ग्लैंड्स को कवर करने वाला कैप्सूल दो टाइप का है, एक है ट्रू कैप्सूल और एक होता है फॉल्स कैप्सूल। अब देखो ट्रू और फॉल्स कैप्सूल में क्या फर्क है। ट्रू कैप्सूल वो कैप्सूल होता है जो ग्लैंड का खुद का टिश्यू उसको इंक्लूज कर ले चारों तरफ से ग्लैंड को, और जो जो कैप्सूल बन रहा है वो तो होता है ट्रू कैप्सूल। बट अगर कोई दूसरा टिश्यू आ रहा है और उस ग्लैंड को कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल, क्योंकि उस ग्लैंड का खुद का टिश्यू तो है नहीं, कोई दूसरा टिश्यू आगे उसको कवर कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल्स जो हो गए वो भी तरह का फॉल्स कैप्सूल ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी थायराइड ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है ये। होता क्या है कि जैसे देखो, अब थायराइड ग्लैंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये थायराइड ग्लैंड, लेट्स सी, ठीक है। अब एक अपनी नेक के अंदर एक प्री ट्रेकियल फेशिया होता है, ठीक है, जो कि डी फेशिया है। तो वो क्या है कि अपने आगे से जाना होता है, बट जब वो यहाँ से क्रॉस हो रहा होता है तो क्या करता है, अपनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक आगे और एक पीछे, ऐसे डिवाइड हो जाता है, और फिर यहाँ वापस फ्यूज होकर नीचे चले जाता है ऐसे। तो एक तरह से वो सीधा ना आके उसने क्या किया, इस थायराइड ग्लैंड को इंक्लूज कर लिया, ठीक है, चारों तरफ से। तो ये एक तरह का क्या है, कैप्सूल है, और ये फॉल्स कैप्सूल है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड का खुद का टिश्यू नहीं है, प्री ट्रेकियल फेशिया जो है उसने आके कवर कर लिया, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि कैसे फॉल्स कैप्सूल्स होते हैं। अभी फिलहाल इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट समझ लो कि होता क्या है, ठीक है। अब अगला है रेटिनाकुलम, ठीक है। देखो रेटिनाकुलम क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे टेंडन्स जो होते हैं, अपनी बहुत सारी मसल्स है, वो बहुत लंबी लंबी मसल्स होती है, ठीक है, और उनके टेंडन्स भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने फोर आर्म की मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है और वो फिंगर्स तक जाती है। तो अब ये जो टेंडन्स है इन मसल्स के, वो यहाँ से होके गुजरते हैं इतने लंबे लंबे। तो अगर मान लो बूस्टिंग क्या होती है, देखो पहले तो, अगर मान लो इतने लंबे लंबे टेंडन्स है, मैं हाथ को ऐसे मोड़ता हूँ, तो वो टेंडन्स क्या है ना, ये सीधा सा टेंडन, अब वो हाथ के मोड़ने की वजह से वो बूस्टिंग कर जाएगा, ठीक है, वैसे मुड़ जाएगा। जैसे मतलब लकड़ी नहीं होती, अपन उस पास से मोड़ते हैं तो मुड़ जाती है, तो वैसे ही जो टेंडन्स है वो मुड़ जाएंगे। तो बहुत सारे टेंडन्स को अपनी जगह पे, मतलब वो ऐसे बूस्टिंग ना करे, उसके लिए हम उनको क्या करते हैं, एक बैंड को यहाँ पे लगा देते हैं। तो वो बैंड क्या करेगा, अगर मैं ऐसे हाथ मोड़ूंगा तो वो बूस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, वो बैंड उन टेंडन्स को अपनी जगह पे रखेगा। तो उस बैंड को क्या बोलते हैं, उस बैंड को बोलते हैं रेटिनाकुलम, ठीक है। तो वो हो गया अपना रेटिनाकुलम। ये देखो, ये है रेटिनाकुलम, देखो ये अपने टेंडन्स आ रहे हैं, लंबे लंबे टेंडन्स है, ठीक है। अब और ये इसकी ये बैंड जो है, ये बैंड उनको अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं रेटिनो, ठीक है। और ये मैंने बताया था फॉल्स कैप्सूल, ये देखो ये एक प्री ट्रेकियल फेशिया है अपना, और ये जब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है उससे पहले ये क्या करता है, आगे और पीछे की तरफ ये डिवाइड हो जाता है और ये कवर कर लेता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। तो फॉल्स कैप्सूल है, और ये टाइप है फाइब्रस कैप्सूल का। चलो, तो अगला हम पढ़ता है एपोनेरोसिस। देखो अपने टेंडन्स जो होते हैं ना, मसल को बोन से कनेक्ट करने के वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं, टेंडन। अब अगर टेंडन जो होते हैं वो गोल गोल से होते हैं, ठीक है। अब उधर उस टेंडन को लूँ मैं और उसको हथौड़े से चपटा कर दूं मैं, एकदम एकदम शीत बना दूं पतली सी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपोनेरोसिस। तो एपोनेरोसिस क्या होता है, फ्लैटेंड टेंडन। एपोनेरोसिस क्या होता है, फ्लैटेंड टेंडन। टेंडन को ने मार मार के चपटा कर दिया है, तो हो गया फ्लैटेंड टेंडन। तो एपोनेरोसिस क्या करता है ना, एपोनेरोसिस उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स है ना उनको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। कैसे, देखो अब अपने हाथों में पामर एपोनेरोसिस है, अपने पाँव में प्लांटर एपोनेरोसिस है। अब जो एपोनेरोसिस होता है ना, जो पाँव की सोल के पास होता है। अब जो पाँव का जो सोल है, ठीक है, ये पाँव का ही सोल है, तो उस सोल के नीचे बहुत सारी वो सोल के जस्ट मतलब ऊपर काफ़ी आर्टरीज है, मसल्स है, और उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हार्ड सरफेस से जब चलते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े और वो डैमेज ना हो जाए, उसके लिए नीचे प्लांटर एपोनेरोसिस, ठीक है ना। ये देखो ये रहा प्लांटर एपोनेरोसिस, ठीक है। तो ये अपने पाँव के नीचे की तरफ ये जितना भी वाइट वाइट दिख रहा है, ये एपोनेरोसिस है। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, अंडरलाइंग नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एपोनेरोसिस पे। अगला है इंटरमस्कुलर सेप्टा।
अब इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होता है ना कि अपनी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है वो अच्छे से काम कर पाए, अपने फंक्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, उसलिए उसके लिए मसल्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बढ़ जाती है, ठीक है, और वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाती है, और उन कंपार्टमेंट्स को फॉर्म करता है डी फेशिया। तो डी फेशिया क्या करता है, मसल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने अपर ईएम की बात कर लो, आर्म है, आर्म के अंदर अपनी कितनी मसल्स है, नहीं अपनी आर्म के अंदर 4 मसल्स है, उनके अंदर से 2 कंपार्टमेंट्स, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर 3 मसल्स है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर एक ही मसल है, ट्राइसेप्स। उसके 3 हेड है अलग, बट एक ही मसल है, ट्राइसेप्स। अब आगे वाली जो मसल है उनका काम है फ्लेक्शन, ठीक है, और पीछे वाली मसल का काम है एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आगे की एक्सटेंशन जो अपने, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है एक इंटरमस्कुलर सेप्टा, ठीक है। तो इंटरमस्कुलर सेप्टा जो होता है वो भी डी फेशिया का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल याद देख लो तुम, ये अपना आर्म है और इसका क्रॉस सेक्शन है, ऐसे काट के फिर ऊपर से देख रहे हो तो ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसके अंदर देखो तो ये दिख रहा है, ये बोन है, ह्यूमरस, ये और ये, तो ये जो है ये क्या है, अब अपने आर्म में लेटरल वाली साइड, तो ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम हो गया, और ये बोन के उस तरफ वाला मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम हो गया, ये इस तरफ है। तो ये सेप्टम हो गया अपना इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब यहाँ ध्यान दो तो ये पीछे की तरफ वाली जो मसल है वो है ट्राइसेप्स, उसके 3 हेड है, ठीक है, और ये आगे की तरफ वाली जो मसल्स है वो है बाइसेप्स, और ये वाली ब्रेकियलिस है, कोरेको ब्रेकियलिस इसमें दिख नहीं रही है बट वो भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटरमस्कुलर सेप्टम। उसके अगला जो है वो है इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटरओशियस मेम्ब्रेन, 2 बोन्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको इंटरोशियस मेम्ब्रेन बोलेंगे हम। अब इंटरोशियस मेम्ब्रेन अपने टिबिया एंड फिबुला के बीच में भी होती है और रेडियस और अल्ला के बीच में भी होती है, ठीक है। ये देखो, ये है इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ये अपनी रेडियस है और ये है अल्ला। तो रेडियस और अल्ला के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो है इंटरोशियस मेम्ब्रेन। तो ये भी डी फेशिया का ही मॉडिफिकेशन है। लिगामेंट्स जो अपनी बॉडी के अंदर 2 बोन्स को जो कनेक्ट करता है वो लिगामेंट होता है, तो वो भी डी फेशिया का मॉडिफिकेशन है। फिर है फेशियल सीथ। अब देखो, जैसे ग्लैंड्स को इंक्लोज करता है एक डी फेशिया, वैसे ही मसल्स को भी, इंडिविजुअल मसल्स को भी डी फेशिया इंक्लोज करता है, बहुत सारी मसल्स को। तो वो जो डी फेशिया है उसको हम बोलेंगे फेशियल सीथ्स, ठीक है। अब एक बारी हम रीड कर लेते हैं पूरा ताकि डिवीजन हो जाए। देखो, fibrous sheath, D fascia at some places condense and form a sheath around neuromuscular bundles. Example, carotid sheath, axillary sheath, ठीक है। फिर है fibrous capsule. At some sites, it splits to include certain glands to form their capsule, thyroid gland, parotid gland वगैरह, ठीक है। अगला रेटिनाकुलम। अब रेटिनाकुलम क्या होता है, थिक बैंड्स होते हैं formed by D fascia to retain the tendons of long muscles in place and prevents boosting, ठीक है। अगला एपोन्यूरोसिस। इन पाम्स एंड सोल इट थिकन्स टू फॉर्म पामर एंड प्लांटार एपोन्यूरोसिस टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, ये बता दिया मैंने। अगला है इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होता है, जैसे फाइब्रस सेप्टा दैट हेल्प्स फॉर्मिंग कंपार्टमेंट्स ऑफ द मसल्स, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। इंटरोशियस मेम्ब्रेन, इंटरोशियस मेम्ब्रेन क्या होती है, इन फोरआर्म एंड लेग बिटवीन टिबिया एंड फिबुला एंड रेडियस एंड अल्ला, तो एंड रेडियस एंड अल्ला, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो है इंटरोशियस मेम्ब्रेन है। फिर अगला है लिगामेंट्स, ठीक है, जो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। फिर है फेशियल सीथ। डी फेशिया कवरिंग सर्टेन मसल, एक इंडिविजुअल मसल को अगर डी फेशिया कवर कर रहा है तो उसको फेशियल सीथ बोलते हैं। जैसे सॉस मेजर मसल वगैरह है, उनको सॉस फेशिया अलग से होता है जो कि उनको इंक्लोज करता है। चलो, अब डी फेशिया जो है वो एब्सेंट कहाँ पे होता है, देखो अपनी बॉडी के अंदर डी फेशिया प्रेजेंट होता है बट डी फेशिया कहाँ एब्सेंट होता है। देखो, डी फेशिया एब्सेंट होता है फेस के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पेनिस में एंड स्क्रॉटम में। देखो, डी फेशिया जो होता है ना काफी हार्ड होता है, और डी फेशिया एक बार आ जाए ना तो फिर वो क्या करता है, वो एक्सपेंशन को अलाउ नहीं करता है, वो मूवमेंट को अलाउ नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने फेस के ऊपर अगर डी फेशिया होता तो अपन बोल नहीं पाते, अपन ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि स्किन को मूव ही नहीं करने देता ना, ठीक है। तो फेस के ऊपर डी फेशिया आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है डी फेशिया की। अगला एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जनरली क्या होता है ना कि जैसे मदर्स वगैरह होती है, फीमेल्स वगैरह होती है, उनके अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर उनका जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसका जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो एक्सपैंड होता है। अगर वहाँ पे डी फेशिया होता तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेंशन अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट कर देते हैं इन जनरल भी, तो जो ये फैट है इन सबको स्टोर करने के लिए वहाँ पे एक्सपेंशन की नीड है, और इसलिए वहाँ पे डी फेशिया नहीं है,
ठीक है, पेनिस और स्क्रॉटम में भी डी फेशिया नहीं होता। ठीक है, अभी देखो ये डी फेशिया है ना, मान लो अगर हम स्किन को काटते हैं पहले, फिर वो फैट की लेयर हटाता है, तो ये मसल्स वगैरह जो होती है, उन मसल्स के ऊपर जो ये व्हाइटिश सी ट्रांसपेरेंट सा ये दिख रहा है ना, ये होता है डी फेशिया। ओके, तो हमने स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डी फेशिया तीनों के तीनों पढ़ लिए। अब हम देखते हैं क्लिनिकल, अगर क्वेश्चन आता है अगर तो क्लिनिकल, अगर मान लो क्वेश्चन आता है स्किन और फेशिया के ऊपर, तो क्लिनिकल भी लिख सकते हो। ठीक है, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, यूजुअली इनहेरिटेड कंडीशन है, जो एकदम वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं एल्बिनिज्म। ठीक है, विटिलिगो सेकंड है विटिलिगो। अब विटिलिगो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपना इम्यून सेल्स जो होते हैं ना, किसी स्पेसिफिक एरिया के मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को मार देते हैं। तो मार देते हैं अगर उनको, तो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता है, और जब मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो वहाँ पे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो है विटिलिगो। ठीक है, अगला है सिबेसियस सिस्ट ऑन स्कैल्प। देखो, स्कैल्प जो होता है ना, वो हाईली हेयरी है, बहुत ज़्यादा हेयरी है। ठीक है, और हेयर से वहाँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ सिबेशियस ग्लैंड्स भी होती है। तो सिबेशियस ग्लैंड्स जो होती है ना, ठीक है, उन सिबेशियस ग्लैंड अगर ब्लॉक हो जाए, उनकी जो पोर्स अगर ब्लॉक हो जाए, मे बी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, किसी भी रीजन से अगर वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो उनकी जो सेक्रीशंस है वो बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड सेक्रेट क्या करती है? सीबम और ऑयल, ये ऑयल और सीबम को सेक्रेट करती है। ठीक है, बट अगर मान लो उनका जो पोर है वो ब्लॉक हो जाए, तो ब्लॉक हो जाएगा, तो ऑयल और जो सीबम है वो अंदर ही अंदर स्टोर होते रहेगा, और वो एक बम्प की तरह बन जाएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम सिबेशियस सिस्ट। ये देखो, ये जो है ना हेड, जो हेड है उसके ऊपर ये बम्प्स दिख रहे हैं, स्मॉल बम्प लाइक स्वेलिंग्स, इन्हीं को बोलते हैं हम सिबेसिस सिस्ट। ओके, अब अगर ये सिबेसिस सिस्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए अपने फेशियल रीजन के अंदर, ठीक है, चीक रीजन वगैरह, तो उसकी वजह से एक्ने हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये कंडीशन है वो एक्ने। ठीक है, और अगर ये एक्ने की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम एक्ने, एक्ने वल्गैरिस। ठीक है, तो स्किन एंड फेशिया के अंदर इतना ही था। और स्किन एंड फेशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जनरल एनाटॉमी के अंदर, वो यही है, मॉडिफिकेशंस ऑफ डी फेशिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरल एनाटॉमी अगर पीसीटी वगैरह होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके आने के। ठीक है, और इसके, और इसको मॉडिफिकेशंस ऑफ डी फेशिया को इन जनरल हम और ज़्यादा डिटेल में जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे ग्रॉस एनाटॉमी, उसके अंदर ही आता जाएगा। ठीक है, और बाकी ये डायग्राम्स जो है उनके ऊपर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबके सब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्दर। जैसे ये क्लेविकुलर फेशिया है, तो ये हम खुद पढ़ेंगे जब अब अपर लिम्ब आएगा, तो क्लेविकुलर फेशिया यूनिवर्सिटी में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं अभी, जो मैंने बताया है, ये सब के सब खुद में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। फिलहाल इनको समझने के दिखूँ वैसे, तो स्किन एंड फेशिया का लेक्चर है यहीं खत्म होता है। थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको भी चैनल के बारे में बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।